अभी तो युद्ध के सिर्फ 33 दिन हुए हैं और अमेरिका की हवा निकल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं 2-3 सप्ताह में युद्ध से बाहर हो जाऊंगा। साथ ही वो धमकी दे रहा है कि जो लोग हॉर्मुज स्ट्रीट से जिनको तेल चाहिए वो जाएं और लड़े। मतलब युद्ध किया तुमने, दुनिया को मुश्किल में डाला तुमने, और तुम कह रहे हो कि हॉर्मुज स्ट्रीट जो है वो जाके दुनिया आज़ाद कराए, जिनको तेल लेना है वो आज़ाद कराए। लेकिन ईरान भी कायदे का देश है। उसने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रीट पर अमेरिका और इजराइल को कभी आने या जाने नहीं दिया जाएगा। सोचिए, अल मंदेब पर वही स्थिति है। वहीं ईरान ने कानून भी पास किया है कि अब हम टोल लेंगे, हॉर्मुज स्ट्रीट से पास करने का पैसा लेंगे। लेकिन सवाल है कि ये क्यों हुआ? क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने हमला किया। अब डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने खुद पोल खोल दिया है कि नो किंग, राजा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो सत्ता बदलना चाहता था ईरान में, उसकी खुद की सत्ता जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप के भतीजी ने कहा है कि ये आदमी इसी के लायक है। तो सोचिए, युद्ध के 33 दिनों बाद ही वो भक्त क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे, कहां मुंह छिपाएंगे? जो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की आरती उतार रहे थे, आज पता है क्या हुआ? मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, क्या करारा जवाब दिया है उसने डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो के बिना यूरोप कुछ भी नहीं है। तो साफ मेलोनी ने कहा, तो क्या करें? तुम्हारे मैकडोनल्ड पर धाबा बोल दें, तुम्हारे सैनिक अड्डे बंद कर दें, तुम्हारे साथ बिजनेस बंद कर दें? कनाडा, जो अमेरिका का पड़ोसी देश है, उसने साफ कहा है कि इस युद्ध से हमें कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने शुरू किया, उसी को भोगना है। स्पेन तो पहले ही दिन से अमेरिका की खाल खींच रहा है। अब तो अजरबैजान ने भी नक्की कर लिया है। और जैसे ही अमेरिका ने कहा कि खाड़ी देशों से युद्ध का खर्चा वसूला जाएगा, खाड़ी देशों में भी बवाल कट रहा है। एक भी खाड़ी देश युद्ध के 33 दिन बाद ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। और इसकी कीमत अब उन देशों को भी चुकानी पड़ रही है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। सोचिए, अमेरिका में $4 का पेट्रोल की कीमत हो गई है। $4 मतलब अगर 92 रुपए, 90 रुपए के हिसाब से देखें तो 9 चौक 36, 360 रुपए लीटर पेट्रोल अमेरिका में हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? वही डर। एक पत्रकार ने पूछा, वहां तो पूछ भी लेते हैं, यहां तो खैर बिना पूछे ही चैनल बैन कर दिया जाता है। पत्रकार ने पूछा कि $4 का पेट्रोल हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि एक ऐसा देश जो हम पर परमाणु बम गिराने वाला था, वो अब खत्म हो गया है। फिर उससे पूछा गया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, तो कहा अमेरिकी सुरक्षित हैं। सोचिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है। अमेरिका सुरक्षित हुआ है और असुरक्षित हो गया। पहले मेक ग्रेट बनाने वाला शख्स अब कह रहा है मेक सेफ्टी। मतलब अमेरिका अब सुरक्षित नहीं है। अब कोई भी अमेरिका पर हमला कर देगा। अब तो किंग जोन उन भी अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अब तो कनाडा भी आंख दिखा रहा है, फ्रांस आंख दिखा रहा है, जर्मनी कह रहा है कि हमारे देशों से सेना की विदाई करो। मेलोनी कह रही है कि तुम्हारे मैकडोनल्ड्स पर धाबा बोल देंगे। वही ईरान ने कहा है कि चुन चुन कर अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे जो इस युद्ध में उसकी मदद कर रहे हैं। खाड़ी देशों में जितनी अमेरिकी कंपनियां, उन सबको निशाना बनाने की बात कही है। तो यह युद्ध बहुत ही क्रूशियल मोड पर पहुंच गया है। सोचिए, खुद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने ईरान की तारीफ की है। कहा है कि 5 देश को जो तेल मिल रहा है उसमें भारत भी है, और ये हमारी सरकार की सफलता है, और ये हमारी इस बात की सफलता है कि हमारी विदेश नीति अच्छी है। चलिए, शुक्र है आपने कम से कम माना तो। नहीं तो कोई था जो ईरान से तेल लेने को मना कर रहा था, रूस से तेल लेने को मना कर रहा था, और हम मान भी जा रहे थे क्या? लेकिन सोचिए, ईरान और भारत की दोस्ती, वो लोग कहाँ मुंह छिपाएंगे जो भारतीय मुसलमानों को कहते थे कि ये लोग भारत का खाते हैं, ईरान का गाते हैं। सच्चाई है कि आज जो आपको तेल और गैस मिल रहा है, इतनी किल्लत के बावजूद, अगर आपके पास गैस का कार्ड है, आपको गैस मिल रहा है, तो इसके लिए शुक्रिया कहिए ईरान को कि हॉर्मुज स्ट्रीट से आपके नाव आ रहे हैं। ये रिश्ता था हमारा ईरान के साथ। इसलिए हम लोग पहले दिन से बता रहे थे कि हमें इजराइल से कुछ नहीं मिलने वाला है, अमेरिका से कुछ नहीं मिलने वाला है।
अमेरिका तो बस हमें एक मार्केट समझता है, लेकिन सोचिए ईरान ने अमेरिका की क्या दुर्गति की है। 33 दिन में ही अमेरिका ने लगभग सरेंडर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या बोले नहीं बोले, लेकिन अब वो कह रहा है जैसे उसके देश में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, नो किंग, राजा नहीं, तब से उसका मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। वो कह रहा है कि हम 3-4 हफ्ते में बाहर निकल जाएंगे, हमारा अब युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, होर्मुज स्ट्रीट से कोई लेना देना नहीं है। जिन देशों को तेल चाहिए, यूरोप को तेल चाहिए होर्मुज स्ट्रीट से, वो जाकर बात करें, हमारे पास तो बहुत तेल है, हमसे ले लें। सोचिए अमेरिका में $4 प्रति लीटर तेल हो गया है। मतलब एक अमेरिका की जो धाक थी, अमेरिका की जो ठसक थी, उस सबको डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई अमेरिका से ज़्यादा इजराइल के खिलाफ है। समझिए, खुद ईरान ने कहा था कि इजराइल को हम नक्शे से ख़त्म कर देंगे, और युद्ध के 33 दिनों बाद इजराइल की क्या हालत है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये तो दुनिया ने मान लिया कि एप्स्टीन फाइल में नाम होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध के लिए मजबूर किया गया, और उसने खुद के बचाव के लिए अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया। लेकिन इजराइल का क्या होगा? अब इजराइल के तरफ से चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान हमला कर रहा है, हमास हमला कर रहा है, हुती हमला कर रहा है। हुती ने जमकर मिसाइल दागे हैं, आज बाकायदा बयान भी दिया है। तो मैं 28 फरवरी से कह रहा था कि इस युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी दुर्गति होने वाली है, ईरान जीतने वाला है और इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। और वो बात युद्ध के 33 दिन बाद सही साबित हुआ है। कोई ड्रोन अब अमेरिका का नहीं है जो सुरक्षित नहीं है। उसके हथियारों की ऐसी दुर्गति हुई है, कवाड़ा कहने लगे हैं लोग। F-35 हो, F-16 हो, F-18 हो, एवॉक्स बड़ा जहाज हो जो रडार वाला जहाज है, रैप्टर 2-2 हो, तमाम लोग दुनिया में उसके युद्धपोत। तो सोचिए एक ही युद्ध में अमेरिका की साख को बट्टा लगा है, अमेरिकी हथियार को लोग कबाड़ कहने लगे हैं, और इजराइल की तो पूछिए मत। खुद इजराइल में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। पिछले 32-30 दिनों से वो बंकर में रह रहे थे, वहां पानी नहीं है, सफाई नहीं है, खाना नहीं है, लाशें सड़ रही है, ये खुद इजरायली कह रहे हैं सड़कों पर आके। तो सोचिए दो शख्स, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने किस तरह से दुनिया को मुश्किल में ला दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये युद्ध खत्म भी होता है तो भी जो तेल और गैस की जो किल्लत है वो बनी रहेगी, क्योंकि पूरे सिस्टम को खड़ा होने में जिस तरह से तेहरान पर बमबारी हुई है, इस्फहान पर बमबारी हुई है, जिस तरह से उसके गैस प्लांट को, पावर प्लांट को, ऑयल सप्लायर प्लांट को नुकसान किया गया है, इससे समझिए कि क्या नुकसान है। और इजराइल ने अब भी नहीं माना। और कल्पना कीजिए कि अगर जो होर्मुज स्ट्रीट के नीचे से जो इंटरनेट की पाइपलाइन आ रही है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन एशिया में आ रहा है, अगर वो कट गया तो बाकी देशों का क्या होगा? पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो सोचिए इस युद्ध के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या ईरान जिम्मेदार है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है या इजराइल जिम्मेदार है? ईरान अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, ईरान अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, ईरान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। ईरान नहीं गया था हमला करने। दरअसल पिछले 45 सालों से अमेरिका की नज़र थी ईरान के तेल और गैस पर। दुनिया का 40% तेल और गैस अकेले ईरान के पास है। वहीं इजराइल उसका एक पपेट था, उसके कंधे पर रखकर अमेरिका बंदूक छोड़ रहा था। लेकिन सोचिए 45 साल की ईरान की मेहनत ने उसे दुनिया में विश्व विजेता के तौर पर खड़ा किया है। ईरान में मिनिमम क्वालिफिकेशन लोगों की पीएचडी मानी जाती है। उनसे कहा जाता है कि अगर आपने पीएचडी नहीं किया तो कोई पढ़ाई नहीं की। यहाँ तक कि 95% लिटरेसी है, महिलाएं वैज्ञानिक है। दुनिया के सामने जो एक मिथक गढ़ा गया था और इस्लामी फोबिया पैदा किया जाता था कि ईरान में महिलाओं के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ एजुकेशन नहीं है, सोचिए दुनिया के सामने सच आ गया। ईरान ने पहले दिन से कहा था कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल है, 10 साल हम इस युद्ध को लड़ सकते हैं। सोचिए कहाँ गया परमाणु बम, कहाँ गया स्पिरिट 2 बम्बर, कहाँ गया अमेरिका के सारे युद्धपोत, कहाँ गए फाइटर प्लेन, सब धरा का धरा रह गया है। और अभी तो ईरान कह रहा है कि अभी तो हमने खेल शुरू किया है, हम चाहते हैं कि अमेरिका फारस की खाड़ी के बुचरखाने स्लॉटर हाउस में आए। लेकिन इस युद्ध से दुनिया को झटका लगा है। अब ईरान में एक कायदा कानून बन गया है कि जो भी हॉर्मुज स्ट्रीट पार करेगा, अलमंदेब पार करेगा, उसे टोल टैक्स देना पड़ेगा। एक शिप पर कम से कम $2 मिलियन, $20 लाख।
सोचिए तेल कितनी महंगी हो जाएगी, गैस कितना महंगा हो जाएगा। ये सच्चाई है। दुनिया भर में इस युद्ध का वो असर पड़ेगा जिससे उबरने में कम से कम दुनिया को 10 साल लगेगा। यूरोप में लाले पड़े हैं, गैस नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है। जर्मनी में घंटों घंटों तेल की कीमत बढ़ रही है और ईरान समझ गया इस खेल को। सोचिए 45 साल उसको प्रतिबंध लगाया गया है ईरान पर। क्यूबा को 3 महीने से अमेरिका ने ब्लैक आउट कर रखा है, वो कब्जा करना चाहता है ग्रीनलैंड पर। वियतनाम पर उसने 20 साल बम गिराए, इराक पर हमला किया, गद्दाफी पर हमला किया, सबका बदला ईरान ले रहा। और सोचिए अब शायद दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लंबा एक दुनिया भर में युद्ध नहीं हुआ और फिर बीच में अमेरिका के इस सनकी राष्ट्रपति ने लगातार युद्ध करने की तमाम कोशिशें की और ईरान पर हमला कर दिया। वहीं इजराइल जो है वो वेस्ट एशिया को लगातार अस्थिर किए हुए था। तो इस ईरान ने एक साथ अमेरिका और इजराइल को वो सबक सिखाया है कि ये दोनों अब आने वाले समय में युद्ध करने से पछताएंगे और युद्ध करने से पहले सोचेंगे। वहीं ईरान ने दुनिया को रास्ता दिखाया है कि आपको एक मजबूत मुल्क बनना है तो मिसाइल्स की और आधुनिक तकनीक, विज्ञान और पढ़ाई लिखाई पर जोर दीजिए। वहीं साथ में ईरान ने एक झटके में इराक को आज़ाद कर दिया, अमेरिका के सैनिक वहाँ से भाग गए हैं, खाड़ी देशों से अमेरिकी अड्डे को ध्वस्त कर दिया है, पेट्रो डॉलर बिजनेस को चौपट कर दिया। अब अमेरिका कंगाली की तरफ बढ़ेगा। वैसे ही वो दूसरे नंबर पर आ गया है, पहले नंबर पर चीन है। साथ ही फिलिस्तीन आज़ाद हुआ है, लेबनान आज़ाद हुआ है, ये सबसे बड़ी खबर है। और सारे के सारे खाड़ी देश अब अपनी कीमत पर तेल से व्यापार कर पाएंगे। तो सोचिए इस एक युद्ध ने 33 दिनों में दुनिया भर के लोगों की सोचने का तरीका बदल दिया है और मुसलमानों के खिलाफ जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित थे वो भी समझने लगे हैं कि ये ईरान विज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो इस युद्ध ने कई सारे कायदे से नियम बदल दिए। सवाल है कि अब भक्तों का क्या होगा, जो कल तक इजराइल और अमेरिका का आलाप रहे थे, राग आलाप रहे थे, उनको लग रहा था कि इनसे कोई ताकत भरी नहीं है। सोचिए 32-33 दिनों में ही अमेरिका ने बाकायदा सरेंडर कर दिया है, सरेंडर, पूरा सरेंडर। सोचिए अमेरिका अब गर्त में चला गया, उसकी इकोनॉमी ढह गई है। वहीं इजराइल का तो सोचिए मत, ईरान ने वो हालत की है, ईरान ने जो कहा वो किया। कहा आंख के बदले आंख। ईरान के तेहरान पर हमला हुआ तो रिफाइनरी पर, उसने भी रिफाइनरी पर हमला किया। और इजराइल की तो वो स्थिति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो उसने फिलिस्तीन के साथ किया था वही इजराइल के साथ हो रहा है। उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, उसके रिहायशी इलाकों में मिसाइल्स गिर रहे हैं, लेबनान हमला कर रहा है, हमास हमला कर रहा है, हूती हमला कर रहा है और अब तो इराकी मिलिशिया भी हमला कर रहा है। तो एक साथ ईरान ने वो काम कर दिया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई नहीं कर पाया था। अमेरिका बैकफुट पर है, उसके हथियार बेनकाब हो गए हैं और दुनिया भर में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और इजराइल का तो वो हश्र हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप किसको मानते हैं दुनिया भर में इस महंगाई, गैस और तेल की महंगाई के लिए जिम्मेदार? और क्या ईरान को अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।